नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है वो बहुत ही जल्द हो सकता है, तो उसके संबंध में आज हम लोग क्या करने वाले हैं। जो आपने पेपर दिया था 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को और 18 फरवरी, 17 फरवरी 18 फरवरी 2 दिन पेपर हुआ था, 4 शिफ्ट हुए थे टोटल। तो 17 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसके हम लोग पूरे के पूरे जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको बहुत ही अच्छे से देखेंगे। और कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे ये भी आप देखिए, पेपर का लेवल क्या था ये भी आप देखिए, और इस बार क्या लेवल रहने वाला है ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें जितने क्वेश्चन है इसको आप एज अ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, एज अ पीवाईक्यू भी ले सकते हो, है ना, एक रिवीजन मोड में ले सकते हो क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको आपको कराया भी गया था जब पेपर हुआ था 17 फरवरी को, उसके पहले। तो अगर देखा जाए पूर्वी तट पे, पूर्वी तट का मतलब होता है अगर भारत ये बना हुआ है, मैं दक्षिण भारत बना दूं, दक्षिण भारत में ये रहा आपका पूर्वी तट, तो ये पूर्वी तट है। अब तट है क्योंकि जाहिर सी बात है, तट कहाँ, तट किसको बोलेंगे जिसका भाग समुद्र से या जल से लग रहा हो। तो दक्षिण भारत का भाग, ये वाला भाग क्या है, समुद्र से लग रहा है। इधर क्या है, इधर आपका पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी और इधर नीचे हिंद महासागर है। तो इधर कौन सी झील है, तो देखिए इसमें है आपकी ऑप्शन है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दोनों कह सकते हैं। चिल्का झील है कहाँ पर, उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद बात करें अगर पंचभद्रा झील, तो पंचभद्रा झील याद रखना है, ये आपका राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। लोनार झील, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है और ये क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब होता है ज्वालामुखी के ऊपर का जो मुख होता है ना, मान लो जैसे ये ज्वालामुखी है, यहाँ से उद्गार होता है, तो यही ज्वालामुखी बाद में क्या हो जाता है, सूख जाता है, इसी के ऊपर पानी भर जाता है, यही होता है क्रेटर झील। और कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। जो व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, ये पूछा गया है। तो याद रखना है जो श्वेत प्रकाश होता है ये आपका 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंग। और 7 रंग कौन कौन से चाहिए होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट। आपको 7 रंग चाहिए होते हैं इंद्रधनुष वाले, इंद्रधनुष, रेनबो जो होता है इंद्रधनुष, उसके 7 रंग मिला दोगे। कौन से रंग, आपको पता है विबग्योर, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है विबग्योर वाला फॉर्मूला। ठीक है, यही रंग अगर आप घर में मिला लोगे तो क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। देखिए ये आपका वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड जियोग्राफी। और वर्ल्ड जियोग्राफी में क्वेश्चन आपके जितने भी आए थे इजी आए थे, मैं मॉडरेट नहीं बोलूंगा, इजी बोलूंगा। ठीक है ना, जिसने भी अगर वर्ल्ड मैपिंग, थोड़ा सा मैपिंग पढ़ा है, अगर वर्ल्ड जियोग्राफी में अगर मैपिंग पढ़ा है तो उसको कुछ भी बुक लेने की जरूरत नहीं थी, उसको कुछ भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी, वर्ल्ड जियोग्राफी क्वेश्चन उसके सही हो जाते। तो अगर ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे, ये क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है ग्रेट बैरियर रीफ। है कहाँ पर, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में भी याद रखना है कि उत्तर पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे है ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये मैंने आपको पॉलिटी में सब कुछ कराया था, संविधान सभा पूरा मैं करा चुका हूं। तो क्या बोला गया है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे,
संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है ये 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि होते हैं अस्थायी। इसके बाद जो बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को जो अध्यक्ष है वो स्थायी चुन लिए जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष, और वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर में भी पूछा जा चुका है, यूपी पे भी पूछा जा चुका है, और कई वनडे एग्जाम में आ चुका है प्रयाग प्रशस्ति वाला। तो देखो, प्रयाग प्रशस्ति पहले तो आपका किससे संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? तो ये गुप्त वंश से संबंधित है, पहले आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक गुप्त वंश में शासक है, बहुत ही प्रसिद्ध शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है हरिसेन, और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत। किस लिपि में है? सॉरी, लिपि बोला हूं, किस शैली में है? शैली पूछा जाता है, याद रखना है चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब है गद्य पद्य दोनों है आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हरिसेन। हरिसेन किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है, ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो अंगूर की खेती होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना है, अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। जो प्रमुख कल्चर है ना, इसको मैं आपको अलग से करा दूंगा साइंस वाले या एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में, ठीक है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विटीकल्चर। और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर याद रखना कि रेशम कीट जो उत्पादन होता है, रेशम कीट पालन होता है, तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर, जो मछली पालते हैं ना, मछली पालन, उसको पीसीकल्चर बोलते हैं। एक होता है फ्लोरिकल्चर, फूलों को जो पालते हैं उनको, जो फूलों का खेती करते हैं, फूलों की खेती, उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। और आपका हॉर्टिकल्चर, बागवानी, जो बागवानी करते हैं उनको हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट। बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ के तरह दिखती हैं। बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ के तरीके दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये बता। तो अगर आपने खनिज संसाधन वाला पोर्शन पढ़ा है थोड़ा बहुत, खनिज संसाधन, तो खनिज संसाधन में आपने सुना होगा बैलाडीला की खान। बैलाडीला की खान। अब बैलाडीला की खान कहाँ पे है? ये है आपकी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है भैया? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी इज द राइट। और है क्या कि बैलाडीला जो है ना, लौह अयस्क के लिए काफी प्रसिद्ध है। लौह अयस्क का यहाँ से काफी अच्छा उत्पादन होता है। और बैलाडीला की खान है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ से ही ये जली जाती है उड़ीसा में, समझिएगा, उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक बंदरगाह है, पारादीप पोर्ट या पारादीप बंदरगाह। इसी बंदरगाह से जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क इसी बंदरगाह से कहाँ चला जाता है? जापान। तो इसी वजह से जब आप अच्छा एग्जाम देते हो ना पीसीएस वगैरह का, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि जापान को लौह अयस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है, या किस बंदरगाह से निर्यात होता है? तो पारादीप बंदरगाह। किस खान से निर्यात होता है? तो बैलाडीला की खान। किस राज्य से? तो छत्तीसगढ़ राज्य से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला पोर्शन पूरा क्लियर है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका भारत के बीच कौन सा चैनल है, ये पूछा गया है मोटे मोटे तौर पे। तो अगर देखा जाए, सबको पता होगा, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य से पाकिस्तान मत सोचना कि पाकिस्तान भारत के बीच, नहीं, ये पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सोनपुर पशु मेला। हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो जो सोनपुर का मेला लगता है, ये कहाँ पे लगता है? बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। इसको आपने वनडे वाले में तो जरूर पढ़ा होगा, सोनपुर। और ये लगता है बिहार में। कहाँ लगता है?
बिहार में, तो ऑप्शन डी इज द राइट। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्लियर है। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो एक हमसे ये पता चला कि जो प्रमुख दिवस है वो आपसे पूछे जाते हैं। अब प्रमुख दिवस एक आपका जो फिक्स है, जो हर साल होते हैं, और एक दिवस आपका है करंट अफेयर से संबंधित प्रमुख जो दिवस हैं, जो हाल ही में शुरुआत होते हैं या लागू किए जाते हैं या किसी के द्वारा मनाए जाते हैं। एक तो वो हो गए, और एक हो गए जो हर साल होते हैं, फिक्स हैं वो दिवस। तो ये दोनों को जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो मैं आपको कराऊंगा, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें देखें, जो पुस्तक दिवस है ये मनाया जाता है 23 अप्रैल, तो मनाया जाता है भैया 23 अप्रैल को। ठीक। अगर 7 अप्रैल की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना भी होती है ना, तो याद रखना है। उसके बाद 5 जून को पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, ये आपको पता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और एक बेल आइकन बनी होगी उस पर क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही कोई बेहतरीन वीडियो आएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है? कुल्ल, तो ये कुल्ल किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो ये नहर सिंचाई की एक प्रणाली है कुल्ल, और आपको एक चीज याद होगी, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली तो याद होगा, बस कुल्लू मनाली से याद रख लेना हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट। कुल्लू मनाली से याद रख लोगे हिमाचल प्रदेश, बस। ठीक है। चलो नेक्स्ट, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो जो जनगणना होती है तो उसके लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? जाहिर सी बात है, जनगणना आयुक्त ही सर्वोच्च पद होगा, है ना। तो जनगणना आयुक्त इसमें है, ऑप्शन बी इज द राइट, है ना। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कंफ्यूजन वाला था। क्या हो सकता है उप महारजिस्ट्रार कर दो, जनगणना अधिकारी भी दिया हुआ है, नहीं, जनगणना आयुक्त होता है। जैसे निर्वाचन आयुक्त होता है ना, निर्वाचन अधिकारी नहीं होता है, निर्वाचन आयुक्त, और वैसे ही जनगणना आयोग। ठीक। नेक्स्ट, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? और एग्जाम जिस दिन हुआ था 17 फरवरी को मैंने आपको प्रमुख पुस्तक, अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्रमुख पुस्तक का एक वीडियो कराया था, और वो वीडियो 20 मिनट का था, मुझे याद है अच्छे से। और इस वीडियो पे मैंने आपको ये करवाया था, यही क्वेश्चन, और ये वीडियो मैंने करवाया था आपको 14 फरवरी को, ये भी मुझे याद है, 14 फरवरी को मैंने ये कराया था। और कुमार संभवम, कालिदास, और कालिदास की तमाम पुस्तकें मैंने बताई थी आप, तमाम क्या, केवल 7 पुस्तकें हैं प्रमुख, तो 7 पुस्तकें मैंने बताई थी, और कहा था कि ये 7 में से कुछ भी आ सकता है इस बार, और फर्स्ट शिफ्ट में ही ये आपका पूछा गया था। कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की रचना। क्लियर है। चल नेक्स्ट, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? नालको, और एक आपने सुना होगा हिंडाल्को, एक बाल्को, वाल्को। तो हिंडाल्को है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, ये तो आपका यूपी में है, रेणुकूट में है। रेणुकूट कहाँ पे? सोनभद्र में। ये तो मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ। लेकिन जो नालको है, बाल्को है, वाल्को है, ये और इंडाल्को है, तो ये सभी जो एल्यूमिनियम कंपनी है, ये मैं आपको ऊर्जा संसाधन वाले पोर्शन में कराऊंगा। ऊर्जा संसाधन जब मैं अलग से पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पूरा करवाऊंगा कौन कौन सी कंपनियां भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये वाले का जो हेडक्वार्टर है नालको का, ये याद रखना है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन सी इज द राइट। कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय, ये वाला पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं स्टैटिक में। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? किसी देश की शहरी क्षेत्रों में, समझिएगा, किसी देश की शहरी क्षेत्र मतलब कोई देश है, उसमें जो शहर है, शहर में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि, शहर में जो जनसंख्या है वो क्या हो रही है? वो बढ़ रही है। शहरों की जनसंख्या खासकर बढ़ रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा? ये पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर शहर की जनसंख्या बढ़ रही है तो इसको शहरीकरण ही तो बोलेंगे। ऑप्शन डी। बताओ, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, सिंपल क्वेश्चन था। और लेकिन ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं जो आपको बुक में नहीं मिलते हैं। ये जब आप जनगणना अच्छे से पढ़ोगे पूरा डिटेल्ड में, जनगणना होती क्या है, इसका विस्तार क्या क्या है, तो वो सब चीजें इसमें आती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी शहरीकरण। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही, भदोही को क्या बोलते हैं? संत रविदास नगर, संत रविदास नगर भी कहा जाता है। और ये मैंने आपको बहुत बार यूपीजीके में कराया हुआ है। कालीन बुनाई के लिए भदोही प्रसिद्ध है। और पहले तो प्रसिद्ध है आपका मिर्जापुर कालीन के लिए, लेकिन मिर्जापुर जब ऑप्शन में ना हो तो आप क्या करोगे? भदोही करोगे। ठीक। चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया कालीन बुनाई के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, तो जो राज्य वृक्ष है वो क्या है? यूपी का अशोक है। ऑप्शन डी इज द राइट। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच है। अगर पशु बोल दे तो बारहसिंगा कर देना, बारहसिंगा। और जो पुष्प है वो है पलाश या टिश्यू, है ना। तो ये सभी मैं आपको करा चुका हूँ यूपीजीके में, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखिए, इतना 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, तो कई लोग तो क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन, मैंने इतना पढ़े नहीं है। और सिंपल इसका सार निकल के आ रहा है, जो पूछ रहा है कि भैया सुरहा ताल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, बस। अब मैंने आपको कराया है सुर सरोवर सुरहा ताल, दोनों क्रम से कराए थे। और मैं बताया था सुर दोनों में आएगा। सुर सरोवर आगरा में है, सुरहा ताल बलिया में है। ऑप्शन डी इज द राइट। और सुरहा ताल को जयप्रकाश नारायण भी बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण अभ्यारण्य। तो अगर जयप्रकाश नारायण अभ्यारण्य आ जाए तो भी बलिया कर देना, सुरहा ताल आ जाए तो भी बलिया कर देना। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो नौकरी तलाशने के लिए जो उपयुक्त है वो क्या है? फेसबुक से कभी नौकरी नहीं मिलती, बर्बादी है। इंस्टाग्राम महाबर्बादी है। स्नैपचैट महाबर्बादी है। लिंक्डइन या लिंक्डइन, इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं प्राइवेट लिमिटेड, वो एक्टिव रहती है, उनके जो मैनेजर होते हैं एक्टिव रहते हैं। तो इसमें वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस के लिए आती रहती है। लेकिन अब देखो, ये बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ माइंड काम करेगा। ये वाले क्वेश्चन किसी आपको बुक में नहीं मिलने वाले। अगर आप सोचो कौन सी बुक पढ़े इन सब क्वेश्चनों के लिए, कोई बुक नहीं है। आप खुद ही सोचो, इंस्टाग्राम जो चला रहा है तो क्या उसको नौकरी मिलेगी? नहीं भाई। फेसबुक में क्या नौकरी मिलती है? नहीं भाई। स्नैपचैट सबसे बकवास है। ठीक है, तो इसी वजह से एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? मथुरा, बताओ ये किसको नहीं पता होगा? भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन बी इज द राइट। इसको तो सबने कर दिया होगा। नेक्स्ट है,
अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर, तो अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो अगर अकबर की बात करें तो इसकी मृत्यु 1605 में हुई थी पेचिस के कारण। इसका जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक, और इसका मकबरा ध्यान रखना है कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है जो धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है, मतलब जब धान और मक्की की खेती की जाती है तब ये नृत्य किया जाता है, और ये किया जाता है आपका हुरका बॉल। कौन सा नृत्य है? हुरका बॉल। देखो, ये एक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो कि धान और मक्का कहाँ होगा? धान और मक्का वहीं उगाया जाएगा जहां पानी अधिक है, पानी की मात्रा अधिक है। पानी की मात्रा कहाँ अधिक है? तराई क्षेत्र में। समझिएगा पहले, तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र में आपका क्या क्या आता है? तराई क्षेत्र में वही है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लाइन है, वो सभी क्या है? पूरा तराई क्षेत्र में आता है। अगर मैं कजरी की बात करता हूँ, ए कजरी मैंने आपको कराया है मिर्जापुर, तो मिर्जापुर तो सबसे नीचे है, तो ए तो हो नहीं सकता। रसिया, रशिया मतलब है ब्रज क्षेत्र, मथुरा वाला क्षेत्र, तो ये भी बॉर्डर में नहीं है, हो नहीं सकता। चरकुला कहाँ है? ब्रज क्षेत्र, महिलाएं 108 दिए लेकर नृत्य करती हैं, ये कहाँ है? ब्रज क्षेत्र में। हटा दो, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ऑप्शन सी, केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, वही हो सकता है। ठीक है, तो पूरा पूरा एलिमिनेट मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है, एलिमिनेट मेथड से। क्लियर? नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने जो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उससे पहले ये क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, और इसी को अपग्रेड करके BHU कर दिया गया। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक, तो किसने सहायता की थी? तो एनी बेसेंट ने सहायता की थी, याद रखना है। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, UPSSF का पूरा नाम बताइए। जितने भी प्रमुख फुल फॉर्म है ये आपको याद करने हैं, ज्यादा तो नहीं याद कर पाओगे, है ना? है ऐसे तो बहुत करोड़ों हैं, लेकिन जो रिपीटेड है उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि UPSSF का फुल फॉर्म क्या है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आप पुलिस में जा रहे हो तो UPSSF का फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? अब देखो, हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, समझिएगा बात, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन अगर आपको अभी करना, अच्छी बात है, मैं बता देता हूं आंसर, लेकिन आप जो करंट अफेयर आप पढ़ोगे ना, वो 6 मंथ, 6 मंथ से लेकर 8 मंथ पीछे का पढ़ोगे जब भी एग्जाम होगा। जब भी क्या मतलब है? सितंबर में जैसे एग्जाम लगा है तो उसके पीछे का 6 से 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। आना वहीं से, यही बता दूं, आना वहीं से। कौन कराएगा? मैं कराऊंगा। यूपी करंट अलग कराऊंगा, और उसके बाद जो नॉर्मल करंट अफेयर होता है विश्व का, भारत का, आर्थिकी, खेलकूद, ये सब अलग कराऊंगा। ठीक है ना? यूपी का अलग कराऊंगा इस बार। तो किसने किया है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? डिमोनेटाइजेशन, सबको पता होगा, नोटबंदी जो हुई थी। ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो धारित भूमि खंड, हालांकि ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का था, तो होल्डिंग बोलते हैं, घृति बोलते हैं, होल्डिंग। ठीक है, तो आ रहा हो करो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो सकता है सबको ना पता हो इसका आंसर। ठीक है, अब वैसे भी अपने आप को पूरा तो करना नहीं है, GS में केवल 70% अगर सही हो जाता है बेस्ट स्कोर है। नेक्स्ट, ईमेल में
भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फिशिंग। आपने सुना होगा, अगर साइबर क्राइम होता है ना, वहाँ पे फिशिंग एक शब्द चलता है, तो यही है फिशिंग। ठीक, नेक्स्ट। टका किस देश की मुद्रा है? बताओ। जितने, एक चीज बता दूं, जितने भी पड़ोसी देश हैं, आपको बता दूं करना क्या है, जितने भी पड़ोसी देश हैं इनकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इनका पहले तो बॉर्डर पूरा पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य लग रहे हैं भारत के, ठीक है ना। इनकी मुद्रा पता होनी चाहिए, इनके जो पीएम है ना, ये पता होना चाहिए, प्रमुख जो पार्टी है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ की जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा कौन सी क्या क्या है प्रमुख, ये भी पूरा आपको पता होना चाहिए पहले पड़ोसी देशों का। तो टका किसकी मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट। हाँ, इसको पढ़ना है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए कौन सा सही नहीं है बोला गया है? जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया, बिल्कुल सही, पूरे देश में एक ही है ये। उसके बाद है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही घर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही वसूली नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है सब। जीएसटी एक गंतव्य आधारित है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड है, ये भी बिल्कुल सही है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही, अलग बात है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कच्छ गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है ये बताना है। तो कच्छ गुजरात में है कांडला बंदरगाह, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये आपका मुंबई में है, मुंबई। पारादीप बंदरगाह ये आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा। और मार्मगोआ आपका गोवा में है, ठीक है। तो ये तीन भी बंदरगाह आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिंग डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? जैसा कि मैंने कहा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये रखा था आपका दिसंबर 2023 में इसका आधारशिला रखा गया था, और ये रखा गया था गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन डी, कहां पर? गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? समझिएगा, बोला है दुग्ध से संबंधित। अब समझिए, यहां पर फिर मैं एलिमिनेट करूंगा, दुग्ध से संबंधित है। और दुग्ध से संबंधित जो भी प्रोत्साहन करने की जो अवार्ड होता है ना, जैसे द्रोणाचार्य की बात करो, द्रोणाचार्य स्पेशल गुरु को दिया जाता है, हटा दो। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, हटा दो। ध्यानचंद पुरस्कार खेल से संबंधित है, हटा दो। बचा क्या? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन इज द राइट। एलिमिनेट किया। हमको पता था कि ये तीनों अवार्ड किसको मिले हैं, किसको नहीं मिले, मुझे नहीं पता। कब शुरू हुए मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि खेल से संबंधित है ये नहीं हो सकते। बस हो गया आंसर। नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ये आपको केवल इतना याद रखना है, इटली, है ना, इटली। लेकिन अभी का जो करंट अफेयर है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो जब काबरा पहुंचा था तो मैंने आपको बताया था ये कौन से स्थान पर पहुंचा था, तो श्रीलंका गया था। ये कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट, श्रीलंका कोलंबो में आईएनएस काबरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतदार का संस्थापक था? तो खुदाई खिदमतदार किसको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। ऑप्शन ए इज द राइट। और खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन से भी संबंधित थे। लाल कुर्ती आंदोलन किन्होंने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। और जब 1929-1930 इस समय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो ये उससे संबंधित, ठीक है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में डिटेल बताऊंगा,
तो लाल कुर्ती आंदोलन भी साथ में आएगा। अभी आपको ध्यान रखना है, खुदाई खिदमतदार किन्हें कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते थे, सीमांत गांधी। बादशाह भी कहा जाता था, बादशाह। ठीक, तो कई सारे उपनाम थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया था कोच्चि लक्षद्वीप में? ये किया था आपके नरेंद्र मोदी ने, जब कोच्चि लक्षद्वीप गए थे वो, और काफी विवाद हो गया था, है ना। और फिर मालदीव पे जाना कैंसिल कर दिया था, आपको याद होगा, तभी का है। तो नरेंद्र मोदी ने, पीएम मोदी ने ये क्या किया था? ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया था लक्षद्वीप में। क्लियर है? दिस इज द राइट आंसर। तो करंट अफेयर का आपने क्वेश्चन देखा है, करंट अफेयर का काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप वन लाइनर या बेसिक अगर आप न्यूज देख रहे हो ना, तो आपके करंट अफेयर आराम से तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा करंट अफेयर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगा इसमें। ठीक है, और जो जीएस के क्वेश्चन थे, जीएस जीके के, अब वो चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, एनवायरनमेंट हो, साइंस हो, इस टाइप का अगर पेपर आएगा तो मैं कह रहा हूं कि लगभग 90% क्वेश्चन में फंसा दूंगा, 90%। लेकिन मुझे नहीं लगता इस टाइप का पेपर आएगा, क्योंकि अब री एग्जाम है और शिफ्ट भी थोड़े से बढ़ने हैं, तो थोड़ा सा पेपर हार्ड बनेगा। लेकिन फिर भी पूरे के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के जीएस जीके के। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन का लेवल एक बार आपने अच्छे से देखा होगा, आप कितना कर सकते थे ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो लेकिन इस टाइप का पेपर इससे थोड़ा सा अच्छा ही हम लोगों को पढ़ना है, जब थोड़ा सा बेटर पढ़ेंगे तब जाके चीज़ें कवर हो पाएंगी। ठीक, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी टाइप से ये जीएस हो गया, इसी टाइप से हिंदी का भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, चारों शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।